जब 2007 में पहली धमाल आई थी, इट बिकेम अ कल्ट क्लासिक। वी लिटरली ग्रू अप ऑन आदि, मानव, रॉय एंड बर्मन के जोक्स। आज हम बात करने वाले हैं उस फ्रेंचाइज की जिसने हमें डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद डबल धमाल आई और फिर टोटल धमाल, जिन्होंने स्केल बड़ा किया, कास्ट बड़ी की, बट लॉजिक थोड़ा और पीछे छोड़ दिया। आज डायरेक्टर इंद्र कुमार इज बैक विद इट्स 4th इंस्टॉलमेंट धमाल 4। अब इस नए पार्ट में, जिसका बजट है मैसिव 200 करोड़ बताया जा रहा है, मेकर्स ने मैडनेस का लेवल पुश कर दिया है 100 पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाल 4 अपने प्रीवियस पार्ट्स का मैजिक रिक्रिएट कर पा रही है या सिर्फ एक लाउड सेंसलेस कैश ग्रैब फिल्म है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर लॉजिक अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। इस बार हमारे हिलेरियसली अनलकी कैरेक्टर्स एक 100-year-old ट्रेजर के पीछे भाग रहे हैं जो लेजेंडरी शैतान सिंह का है, और इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता किसके पास है? पृथ्वी के पास, विच इज बाय द वे ब्रिलियंटली प्लेड बाय उपेंद्र लिमाय। जैसे ही खजाने का रास्ता खुलता है, एक वाइल्ड रेस शुरू होती है, और ट्विस्ट क्या है? पिछली बार मैप एक बड़े से डब्ल्यू की तरफ इशारा कर रहा था, और इस बार क्लाइमैक्स एक मिस्टीरियस आइलैंड पर सेट है जहां एक जायंट लेटर एम मार्क किया गया है। बेसिकली हुआ यह है कि डब्ल्यू को उल्टा करके ये नई मूवी बनी है। खजाना बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली रुकावटें तो आएंगी। जंगल डिजास्टर्स, पायरेट एनकाउंटर्स एंड इनकी पर्सनल लाइफ के क्रेजी केयर्स। The plot is just a giant playground to throw these eccentric characters into a bizarre situation. अगर आप स्क्रिप्ट में एक लॉजिकल स्टोरी लाइन ढूंढ रहे हैं तो आप गलत फिल्म में हैं। This film strictly operates on situational comedy that absolutely makes no sense. अब आते हैं फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन पर, इसकी कास्ट पर। धमाल फ्रेंचाइज का हर पार्ट हमेशा से अपने कैरेक्टर्स की, अपने एक्टर्स की केमिस्ट्री पर चलता आया है, एंड दिस टाइम द रोस्टर इज स्टैक्ड। अजय देवगन रिटर्निंग एज गुड्डू रस्तोगी। उससे पहले एक फन फैक्ट बता देती हूँ। रिपोर्ट्स के हिसाब से अजय देवगन टुक अ मैसिव पे कट फॉर दिस मूवी टू कीप द 200 करोड़ बजट इन चेक, एंड एज एन एक्टर ही प्लेज द परफेक्ट एंकर। ही स्टेप्स बैक एंड बाकी कॉमेडियंस को अपने पंच लाइन्स लैंड करने के लिए स्पेस भी देते हैं। अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी, टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों के बिना ये फ्रेंचाइज जीरो है, अधूरी है। आदि एंड मानव की इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री आज भी वैसे ही फील होती है जैसे फर्स्ट पार्ट में फील होती थी। जावेद जाफरीज इनोसेंट येट अनोइंग एंटिक्स एज मानव आर स्टिल द हार्ट बीट ऑफ द फिल्म। रितेश देशमुख एंड अंजलि आनंद, this pairing is absolute surprise package of this movie, by the way. Ritesh is a veteran in physical comedy, but Anjali Anand totally owns the screen. उनका कैरेक्टर इनिशियली एक टिपिकल ट्रोप की तरह लगता है, लेकिन the way she has performed and carried herself is really worth appreciating. संजय मिश्रा एंड रवि किशन। संजय मिश्रा जब भी स्क्रीन पर आते हैं, he delivers sharp and loud moments. उनका अजय देवगन के साथ कॉमिक टाइमिंग इज जस्ट द हाईलाइट। रवि किशन और बाकी सपोर्टिंग कास्ट लाइक संजीदा शेख एंड ईशा गुप्ता भी अपने रोल्स में केओटिकली चार्मिंग लगती है। बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल इन सारी कॉमेडी फिल्म्स में देखने मिल रहा है वो ये है कि सब इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी बिल्कुल हंसी नहीं आती, और यहाँ पर भी वही हुआ है। अनलाइक अरशद वारसीज रीसेंट रिलीज प्रीतम एंड पेड्रो, इट्स जस्ट द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फनी। इस पूरी फिल्म में आदि एंड मानव ही सबसे ज्यादा हंसाएंगे आपको। देयर इज ओनली दिस वन सीन जहां पर मुझे थोड़ी बहुत हंसी आई अच्छे से, एंड दैट इज दिस अरशद वारसीज एंट्री सीन। डायरेक्टर इंद्र कुमार का एक सेट फॉर्मूला है, ही लव्स द गुजराती स्टाइल ऑफ अब्सर्ड, और उनका सबसे बड़ा ऑब्सेशन क्या है? उन्हें अपने कैरेक्टर्स को पहाड़ से लटकाने में और या फिर कोलैप्सिंग केव्स के बीच फंसाने में बड़ा मजा आता है। फिल्म का मेजॉरिटी सेकंड हाफ कैरेक्टर्स को प्रेकैरियस सिचुएशंस में दिखाता है जहां एवरीथिंग अराउंड देम इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट। फिल्म एग्जैक्टली 2 hours 23 minutes लंबी है। स्क्रीन प्ले की अगर हम बात करें तो स्क्रीन प्ले स्लो तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल पेस से चलती है ये फिल्म, लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी एंगेजिंग नहीं फील होती। स्टोरी बहुत प्रेडिक्टेबल है इस फिल्म की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 लोगों की लाइफ बताई जा रही है, अजय देवगन, रितेश देशमुख एंड आदि मानव, क्योंकि वो दोनों एक ही यूनिट है। तो स्टोरी एक टिपिकल फॉर्मेट फॉलो करती है, लाइक पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है, उनकी बैक स्टोरी होती है, खजाने का पता मिलता है, और बाद में उनका वहां पर जाने तक का स्ट्रगल बारी बारी से सबका दिखाया जाता है। फिर जैसे ही वो जंगल में एंटर होते हैं तो जंगल में आने वाले प्रॉब्लम्स बारी बारी से सबके दिखाए जाते हैं, एंड एंड में विलन सुधर जाता है। सो ये टिपिकल बहुत प्रेडिक्टेबल चीज है। सी, प्रेडिक्टेबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट सारे ही लव स्टोरीज क्या, सारे ही मूवीज प्रेडिक्टेबल होते हैं। ऑलमोस्ट कहानी सबकी सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिटेक्टिव वाली मूवी देख लो, उसमें क्या होता है कि पहले एक केस होगा, एक डिटेक्टिव होगा, डिटेक्टिव की बैक स्टोरी रहेगी, केस की बैक स्टोरी रहेगी, फिर ये डिटेक्टिव को हायर किया जाएगा, एंड एंड में वो मर्डर मिस्ट्री या फिर वो केस सॉल्व हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, कुछ तो मैसेज दे देंगे। सो दिस इज बेसिकली द स्केलेटन ऑफ एवरी डिटेक्टिव फिल्म। वैसे ही लव स्टोरीज का होता है, वैसे ही ट्रेजेडी का होता है, वैसे ही कॉमेडी का होता है, वैसे ही मिस्ट्री का होता है, वैसे ही हॉरर का होता है। बट
हर मूवी को, हर स्टोरी को अलग बनाती है उसकी डिटेल्स, और यहाँ पर इस फिल्म की डिटेल्स ही कन्विंसिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वीएफएक्स। अब क्योंकि इस मूवी का बजट इतना हैवी है तो वीएफएक्स एंड इसका स्केल शुड बी एक्चुअली इंप्रेसिव एंड कन्विंसिंग, बट यहाँ पर उल्टा फेक लग रहा है। फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें तो आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, क्यों? ताकि मेकर्स अपने विजन को रियलिटी में उतार सके, या फिर रियलिटी में उतारना और आसान हो जाए इसलिए। बट रिसेंट कुछ फिल्म्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे फिल्म मेकर्स का विजन पीछे आता जा रहा है। देयर वाज अ टाइम वेयर फिल्म मेकर्स वर सो पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग दैट द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग थिंग्स हैपन ऑन स्क्रीन। एंड नाउ एंटायर फिल्म इज बीइंग मेड इन अ सिंगल ह्यूज रूम, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। एनीवेज, म्यूजिक की अगर बात करें तो नया कुछ सुनने नहीं मिलेगा आपको। एक एक्सट्रीमली वायरल मराठी सॉन्ग हुआ था रिसेंटली, गुलाबी साड़ी, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। व्हाट्स गुड अबाउट दैट इज इन्होंने ओरिजिनल क्रिएटर को भी ऑन स्क्रीन बुलाया है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड ऑल्सो इन्होंने बेला चाव का जो पैसा लाओ किया है ना इस मूवी में, आई मीन एज अ बेला चाव फैन इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। आई मीन इट स्टिल इज, पर ना एज अ बेला चाव फैन देखा नहीं जाता वो सॉन्ग की ये हालत। लाइक लिटरली प्रोफेसर को सॉरी बोलने का मन करता है यार। मुझे क्या लगता है ना, रिक्रिएट करना ही है ना तो ब्लफ मास्टर का वो सबसे बड़ा रुपया वाला सॉन्ग कर देते हैं ना, अपनी इंडस्ट्री का सॉन्ग है, वाइब भी मैच होता है, क्यों बेला चाव को बिगाड़ना है? अगेन एनीवेज, ऑल्सो इस फिल्म के विजुअल एस्थेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगते हैं फ्रॉम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एंड आदिवासीज बताए गए हैं इस फिल्म में। उनका लुक भी हाईली इंस्पायर्ड लगता है बाय एनिमेटेड फिल्म मोआनाज विलन्स। सो अगेन वहाँ पर भी कुछ नया नहीं मिलता है। सो शुड यू वॉच धमाल 4 इन थिएटर्स? देखो, दिस मूवी एक्सपेक्ट्स यू टू लीव योर ब्रेन्स at the ticket counter. It's goofy, loudly executed and proudly senseless. It's a little better but no different than Bhoot Bangla or Welcome to the Jungle. तो अगर आपको एक स्ट्रेस फ्री वीकेंड चाहिए ही तो रादर आप घर पे बैठकर प्रीतम एंड पेड्रो देख सकते हैं। दैट सीरीज इज जेन्युइनली मोर इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग एंड लॉजिकल देन दिस फिल्म। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।